जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 16 महाजनपद के बारे में, उसकी राजधानी और उसका वर्तमान क्षेत्र, और ये भी देखे थे कि महाजनपद काल की जो है भाषा क्या थी, उस समय का राज्य व्यवस्था कैसा था। ठीक है। और और भी बहुत कुछ हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद। आप लोगों को बताए थे कि मगध महाजनपद जो है आगे जाकर सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और कैसे उसने 16 महाजनपद पर अधिकार कर लिया, उसी बात को आज हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग को देखना है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में हम लोग देखेंगे कि मगध महाजनपद जो था इसका उत्थान कैसे हुआ और मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसकी भौगोलिक स्थिति, और साथ ही मगध महाजनपद में जितने भी राजा हुए वो बड़े बड़े राजा हुए, शक्तिशाली राजा हुए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका उत्थान, मगध महाजनपद का उत्थान। उत्थान में सबसे पहला कारण था इसका भौगोलिक कारण जो था, भौगोलिक स्थिति जो थी इसकी, मगध महाजनपद के उत्थान में इसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति में मगध के उत्तर में थी गंगा नदी। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। इसके पूरब में था फल्गु नदी, जो कि लास्टली जाके गंगा नदी में मिल जाती थी। ठीक है। फल्गु नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसके जो है पश्चिम में था सोन नदी। सोन भी जाके लास्टली गंगा में मिल जाती है, और फल्गु भी लास्टली जाके गंगा में मिल जाती है। ये मगध इन चारों के बीच में था। तो मगध के लिए ये जो है गंगा नदी, सोन नदी, फल्गु और विंध्याचल ये प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी, जिस कारण मगध पर आक्रमण करना बहुत ही टफ था। ठीक है। 3 ओर से नदियां और 1 ओर से पहाड़ से घिरे होने के कारण ये काफी सुरक्षित जगह था मगध। ठीक है। और इसमें जो भी शासक आए वो बहुत बड़े बड़े शासक हुए, शक्तिशाली शासक हुए। तो भौगोलिक स्थिति हम लोग देख लिए। भौगोलिक स्थिति के बाद हम लोग चलेंगे कि इसका राजवंश, कि मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। तो टोटल ऑफिशियली 7 महाजनपद है, लेकिन एक महाजनपद और ऐड होता है। उसके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसके धार्मिक ग्रंथों में उसका साक्ष्य मिलता है। ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण हम लोग उसे प्रथम राजवंश नहीं मानते हैं। ठीक है। तो इसका राजवंश हम लोग देखेंगे कि राजवंश किस किस राजवंश ने मगध पर शासन किया। राजवंश, तो सबसे पहला आएगा बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ के बाद आएगा हर्यंक वंश। हर्यंक के बाद आएंगे, ठीक है, बृहदर्थ के बाद हर्यंक के बाद आएंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग के बाद नंद वंश। फिर आएंगे मौर्य के बाद आएंगे शुंग वंश। शुंग के बाद कर्ण वंश। कर्णों के बाद अंतिम जो राजवंश था वो था सातवाहन वंश। ठीक है। तो इसमें टोटल अभी 8 महाजनपद है। सबसे पहला है भाई बृहदर्थ वंश, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। टोटल इसमें 8 महाजनपद आएंगे, 8 राजवंश आएंगे, जिसमें बृहदर्थ वंश सबसे पहला था। परंतु हम लोग भारत का ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक वंश को मानते हैं। ठीक है। तो इसके संस्थापक भी देख लेते हैं, राजवंश के साथ इसके संस्थापकों को भी देख लेते हैं। तो बृहदर्थ वंश की जो स्थापना है वो बृहदर्थ ने किया था। ठीक है। हर्यंक वंश के दो संस्थापक थे। ठीक है। हर्यंक वंश की स्थापना एक पहला किया था बिंबिसार के पिता भाटिया ने। तो भाटिया वास्तविक संस्थापक नहीं है इस वंश का, इसने कुछ विशेष काम नहीं किया इस वंश के लिए, इसलिए इसे भाटिया को हम लोग हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक नाम नहीं मानते। ठीक है। भाटिया का पुत्र है बिंबिसार।
इसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे साम्राज्यों को मगध में मिलाकर मगध के क्षेत्र का विस्तार भी किया, मगध में बहुत सारे विकास के काम भी किए। तो इसलिए हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक हम लोग बिंबिसार को मानते हैं। ठीक है, अगला वंश है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, इसने अपने नाम पर ही इस वंश का नाम रखा। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। ठीक है, उसके बाद नंद वंश के संस्थापक आएंगे। तो नंद वंश के संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक में भी दोनों एक ही थे, महापद्मनंद संस्थापक भी थे और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक भी थे महापद्मनंद। ये जाति से नापित थे, महापद्मनंद। ठीक है, उसके बाद आएंगे मौर्य वंश। ठीक है, इस नंद वंश में केवल दो ही शासक हुए, महापद्मनंद और धनानंद। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश का स्थापना किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक हो गए। अब कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये दो वंश बचे। तो कर्ण वंश के संस्थापक थे वासुदेव, वो महाभारत वाले वासुदेव नहीं, वासुदेव। और सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। ये क्या है? संस्थापक है, राजवंश के संस्थापक। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वंश था बृहदर्थ वंश, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी कुछ विशेष जानकारी नहीं है, परंतु फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, बृहदर्थ वंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यंक वंश में भी 2-3 शासक आए। ठीक है, तो इतना है राजवंश। इसके बाद आएंगे हम लोग हर्यंक बृहदर्थ वंश पर। तो बृहदर्थ वंश के संस्थापक थे बृहदर्थ। ठीक है, इस वंश में बृहदर्थ थे पहले शासक। बृहदर्थ का पुत्र था जरासंध। इसके बाद इस वंश में कई शासक आए। ठीक है, जरासंध के बाद इस वंश में कई और शासक आए जिनका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था, बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक जो था रिपुजय था। यह बहुत ही कमजोर शासक था। ठीक है, तो पहले हम लोग बृहदर्थ और जरासंध के बारे में देखेंगे। तो बृहदर्थ तो जो था, बृहदर्थ वंश का राजा था, परंतु इसे एक भी पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो यह अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, इसमें कई कहानियां हैं, जरासंध के जन्म की कई कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी हम आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि बृहदर्थ वंश का जो संस्थापक था बृहदर्थ, इसका एक भी पुत्र नहीं था। तो यह अपने पुत्र प्राप्ति के लिए इसने यज्ञ किया। यज्ञ में इसने राक्षसी को प्रसन्न किया। ठीक है, तो जरा नामक राक्षसी प्रकट हुई और इससे प्रसन्न होकर इसने पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखी। तो जो राक्षसी थी, ठीक है, जरा नामक राक्षसी, उसने बृहदर्थ को एक सेब दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। तो यहाँ दिक्कत क्या हो जाता है कि बृहदर्थ की 2 पत्नियां थी और दोनों एकदम ट्रांसफार्मर का करंट। तो बृहदर्थ जो सेब लेके गए तो इनकी दोनों पत्नियां झगड़ने लगी कि सेब हम खाएंगे, सेब हम खाएंगे। तो अंत में तय हुआ कि सेब को आधा आधा काटकर दोनों पत्नियों को खिला दिया जाए। ठीक है, तो सेब को आधा आधा काटकर इनके दोनों पत्नियों को खिला दिया गया। तो जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो पुत्र दोनों पत्नियों से आधा आधा उत्पन्न हुआ। शरीर का एक भाग एक पत्नी से और दूसरा भाग एक पत्नी से। परंतु जरा नामक राक्षसी का वरदान था, इस कारण उस शरीर की संधि हुई और उस संधि के कारण इसका जो पुत्र था उसका नाम पड़ा जरासंध। ठीक है, जरा नामक राक्षसी के वरदान से इसके शरीर की संधि हुई थी। ठीक है, ये जो जरासंध था ये उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये उत्तर भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था, परंतु कृष्ण और भीम के यानी कि पांडवों के विरोध के कारण यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, ये विस्तार तो करना चाह रहा था लेकिन भगवान कृष्ण और पांडवों के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, और भीम के साथ मल्ल युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, छल से इससे पहले मल्ल युद्ध का वचन लिया गया, उसके बाद भीम ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है,
उसके बाद कई शासक आए, अंतिम शासक था रिपुजय, एक बहुत ही कमजोर शासक था, ठीक है, रिपुजय। तो रिपुजय की हत्या इसके ही अपने सामंत, ठीक है, पुलिक ने की। पुलिक, इसके ही अपने सामंत था पुलिक। पुलिक ने इस रिपुजय को मार दिया, खत्म, और अपने पुत्र को शासक बनाया, कहा बेटा तुम राजा बन जाओ, ठीक है। पुलिक के बाद पुलिक का भी एक सामंत आया भाटिया, जो कि बिंबिसार का पिता था। तो भाटिया ने भी, यह भी महत्वाकांक्षी सामंत था भाटिया। इसने पुलिक के पुत्र की हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को, ठीक है, मगध का शासक बनाया, ठीक है। तो बिंबिसार ने यहाँ से हर्यंक वंश का स्थापना किया और ये फिर हर्यंक वंश आगे बढ़ता चला गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर्यंक वंश और हर्यंक वंश से बिंबिसार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। जय हिंद।